भाग 2। लड़के को क्रिस्टल व्यापारी की दुकान पर काम करते हुए 1 महीना हो चला था, मगर वह समझ सकता था कि यह कोई ऐसा काम नहीं है जिससे उसे खुशी मिल सके। व्यापारी सारा दिन काउंटर के पीछे कुछ न कुछ बुदबुदाता ही रहता था और जरा देखकर संभल कर, कुछ तोड़ मत देना। मगर लड़के ने वह नौकरी नहीं छोड़ी। वह व्यापारी भले ही कुड़कुड़ाता रहता हो, पर उसके साथ वह निष्कपट व्यवहार ही करता था। जो भी क्रिस्टल बेचता था उसके लिए लड़के को अच्छा कमीशन भी देता था। यही वजह थी लड़के ने कुछ पैसे भी जोड़ लिए थे। उस दिन वह हिसाब लगा रहा था। अगर वह इसी तरह काम करता रहा तो भेजें खरीद सकने के लिए उसे पूरा 1 साल लग जाएगा। मैं क्रिस्टलों के लिए एक शोकेस बनाना चाहता हूँ, लड़के ने व्यापारी से कहा। हम उसे दुकान के बाहर सजाएंगे और उन लोगों को आकर्षित करेंगे जो पहाड़ी के नीचे से ही गुजर जाते हैं। मैंने तो पहले कभी ऐसा नहीं किया, व्यापारी ने जवाब दिया। लोग गुजरेंगे, उससे टकराएंगे और क्रिस्टल तोड़ देंगे। मैं जब अपनी भेड़ों को लेकर चरागाहों से गुजरता था तो इस बात का खतरा हमेशा बना रहता था कि कहीं सांप ने काट लिया तो कुछ भेड़ें मर भी सकती थीं। मगर भेड़ों और गड़रिये के जीवन में तो ऐसा होता ही रहता है। व्यापारी एक ग्राहक की ओर मुड़ गया जो क्रिस्टल के 3 गिलास खरीदना चाहता था। अब वह पहले से कहीं ज्यादा क्रिस्टल बेच रहा था, मानो वे पुराने दिन वापस लौट आए हों जब यह गली पूरे टेंजियर का मुख्य आकर्षण थी। दुकानदारी पहले से बहुत बढ़ गई है। ग्राहक के चले जाने के बाद व्यापारी ने लड़के से कहा, मेरा काम भी अच्छा चल निकला है। बहुत जल्दी ही तुम अपनी भेड़ों के पास पहुंच सकोगे। जिंदगी में और क्या चाहिए? पर शकुनों के प्रति भी हमारी जवाबदेही होती है। बिना कुछ सोचे समझे ही लड़कों के मुंह से निकल गया। ऐसा कहने पर उसे क्षोभ भी हुआ, क्योंकि यह व्यापारी तो उस बादशाह से कभी मिला ही नहीं था। इसे सौभाग्य का सिद्धांत कहते हैं, शुरुआती पहल की तकदीर। जिंदगी हर कोशिश करती है कि तुम अपनी नियति को हासिल कर सको। बुरे बादशाह ने यही कहा था, मगर व्यापारी समझ गया जो लड़के ने कहा था। लड़के का महज दुकान में रहना ही एक अच्छा शकुन था। ज्यों-ज्यों दिन गुजर रहे थे, उसकी आमदनी लगातार बढ़ती जा रही थी। लड़के को नौकरी पर रख लेने का उसे कोई मलाल भी नहीं था। लड़के को उसकी योग्यता से ज्यादा पैसे मिल रहे थे। चूंकि शुरू में जब बिक्री ज्यादा नहीं थी तो व्यापारी ने बिक्री बढ़ाने के लिए उसे ज्यादा कमीशन देने की बात मान ली थी। उसे यकीन था कि जल्दी ही वह वहां से चला जाएगा, अपनी भेड़ों के पास। अच्छा, तुम पिरामिडों में क्यों जाना चाहते थे? शोकेस की बात टालने के लिए व्यापारी ने लड़के से सवाल किया। चूंकि हमेशा से मैं उनके बारे में सुनता आया हूं, लड़के ने जवाब दिया। वह अपने सपनों की बात वह एकदम छुपा गया। खजाने की बात तो अब एक दुखद स्मृति मात्र थी। वह उसके बारे में सोचने से भी कतराता था। मेरी जानकारी में तो यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो केवल पिरामिड देखने के लिए इतना बड़ा रेगिस्तान पार करना चाहता हो, व्यापारी ने कहा। वे तो बस पत्थरों के ढेर हैं। तुम चाहो तो वैसे टीले अपने घर के पिछवाड़े बना सकते हो। आपने कभी सफर का कोई सपना नहीं देखा? लड़के ने पूछा। तब तक व्यापारी आने वाले ग्राहक की ओर मुड़ गया था। 2 दिन बाद व्यापारी ने क्रिस्टलों के प्रदर्शन की बात छेड़ते हुए लड़के से कहा, वैसे मुझे बदलाव पसंद नहीं है, और फिर मैं और तुम उस दौलतमंद व्यापारी हसन की तरह भी नहीं है जो खरीद में की गई गलतियों का नुकसान बर्दाश्त कर सकता है। मगर हम दोनों को तो अपनी गलतियों का नुकसान भुगतना पड़ेगा। बात तो सही है। लड़के का मन उदास हो गया। अच्छा, तो तुम्हें क्यों लगा कि हमारे पास क्रिस्टलों के लिए शोकेस होना चाहिए? मैं अपनी भेड़ों के पास जल्द से जल्द लौटना चाहता हूँ। जब भाग्य हमारा साथ दे रहा हो तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। हमें भी उसकी उतनी ही मदद करनी चाहिए जितनी वह हमारी कर रहा है। यही सौभाग्य का सिद्धांत है जिसे लोग पहल करने वालों की तकदीर पुकारते हैं। व्यापारी कुछ देर तक खामोश रहा, फिर बोला, पैगंबर ने हमें कुरान शरीफ से नवाजा है और जिंदगी में 5 फर्ज निभाने का हुक्म दिया है। सबसे अहम है, 1 सच्चे अकेले अल्लाह पर यकीन करना। दूसरे फर्ज है 5 वक्त की नमाज, रमजान के महीने में रोजे रखना और गरीबों की मदद करना। पैगंबर की बातें करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह चुप हो गया। वह मजहबी आदमी था।
उतावला होने के बावजूद वह अपनी जिंदगी मुस्लिम शरीयत के अनुसार जीना चाहता था। 5वां फर्ज कौन सा है? लड़के ने पूछा। 2 दिन पहले तुमने पूछा था कि क्या मैंने कभी यात्रा का सपना नहीं देखा? व्यापारी बोला, 5वां फर्ज है हर मुसलमान के लिए हज पर जाना। जिंदगी में कम से कम एक बार पवित्र मक्का शहर का सफर करना। मक्का पिरामिडों से भी बहुत आगे है। जब मैं छोटा था तो बस मैं केवल यही चाहता था कि मेरे पास इतना पैसा हो जाए कि मैं यह दुकान खोल सकूं। मैं सोचा करता था, एक दिन जब मैं अमीर बन जाऊंगा तो मक्का जाऊंगा। मैं धन कमाने भी लगा, पर कभी किसी पर इतना भरोसा न कर पाया कि उसके हाथ दुकान छोड़कर यात्रा पर निकल जाऊं। तुम्हें तो मालूम है, क्रिस्टल बड़ी नाजुक चीज है। उस समय भी बहुत से लोग मेरी ही दुकान के सामने से गुजरते हुए मक्का के सफर पर निकलते थे। उनमें से कुछ बहुत अमीर होते थे। नौकरों के साथ ऊंटों पर सवार कारवां बनाकर यात्रा करते थे। मगर ज्यादातर लोग बहुत गरीब होते थे, मुझसे भी कहीं ज्यादा गरीब। जो भी वहां गए वे बहुत खुशी मनाते थे कि वे ऐसा कर सके। वे अपने दरवाजों पर हज यात्रा की निशानियां भी लगाते थे। उनमें से एक मोची था, जो जूते गांठकर अपनी जिंदगी बसर करता था। वह बता रहा था कि पूरे 1 साल रेगिस्तान पार करने में उसे इतनी थकावट नहीं हुई जितनी कि चियर की गलियों में घूमते हुए चमड़ा खरीदने में। तो आप अब क्यों नहीं कर लेते मक्का की यात्रा? लड़के ने सवाल किया। असल में मक्का का विचार ही है जो मुझे जिंदा रखे हुए है। वही है जो मुझे हर रोज की एक रास्ता शेल्फ पर रखे खामोश क्रिस्टल और उस बेकार कैफे के खाने को झेलने की ताकत देता है। मुझे डर है, अगर मेरा सपना सच हो गया तो जीने के लिए मेरे पास बचेगा ही क्या? तुम भी सपना देखते हो अपनी भेड़ों का, पिरामिडों का, मगर तुम्हारी बात दूसरी है, क्योंकि तुम अपने सपनों को साकार करना चाहते हो। मैं तो मक्का केवल सपनों में ही देखना चाहता हूँ। हजारों बार मैंने कल्पना की है कि मैंने वह लंबा रेगिस्तान पार कर लिया है। उस पाक पवित्र पत्थर के चौक में दाखिल हो गया हूँ और उसे छूने से पहले मैंने 7 बार उसकी परिक्रमा की है। मैंने कल्पना में उन लोगों को भी देखा है जो मेरे बगल में हैं, मेरे आगे हैं, और जो बातें और जो प्रार्थनाएं हमने एक साथ की है। मगर कहीं मुझे यह डर लगता है कि यह सब निराशा में न बदल जाए। इसीलिए मैं केवल उसके सपने देखता हूँ। और उस दिन व्यापारी ने लड़के को शोकेस बनाने की अनुमति दे दी। हर किसी का सपना एक ही तरह से सच नहीं होता। 2 महीने और बीत गए। शोकेस की वजह से बहुत से ग्राहक दुकान पर आने लगे। लड़के ने अंदाजा लगाया कि अगर वह 6 महीने और काम कर ले तो वह न केवल स्पेन वापस जा सकता है बल्कि 60 भेजे भी खरीद सकता है। 1 साल में उसका रेवड़ बढ़कर दुगुना हो जाएगा और तब यह अरबों से भी व्यापार कर सकता है, क्योंकि अब यह उनकी अपरिचित भाषा भी बोल सकता है। चौक की उस सुबह के बाद उसने उरीम और थुमीम पत्थरों का कोई इस्तेमाल नहीं किया था, चूंकि अब मिस्र जाना उसके लिए वैसा ही सपना था जैसा कि क्रिस्टल वाले के लिए मक्का जाना। कुछ भी हो, वह अपने काम से खुश था और हमेशा सोचता था उस दिन के बारे में जब वह एक विजेता की हैसियत से तरीफा की धरती पर कदम रखेगा। तुम्हें हमेशा यह मालूम होना चाहिए कि तुम चाहते क्या हो, यही कहा था उस बूढ़े बादशाह ने। लड़का जानता था कि उसे क्या चाहिए और उसी दिशा में काम कर रहा था। शायद इस अपरिचित धरती पर यही उसका खजाना हो, यहाँ एक ठग से मिलना, सब कुछ लूट जाना और फिर बिना फूटी कौड़ी के भेड़ों के रेवड़ को दुगुना कर सकने की बात सोचना किसी खजाने को पाने से कम तो नहीं है। उसे अपने पर गर्व हुआ। उसने कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखी हैं, जैसे क्रिस्टल का व्यापार कैसे किया जाता है, बिना शब्दों की भाषा कैसे बोली जाती है, और शकुन क्या होते हैं। एक दोपहर पहाड़ की चोटी पर हांफते हुए एक आदमी को कहते हुए उसने सुना था, इतनी ऊंची चढ़ाई चढ़ने के बाद यहाँ ऐसी एक भी अच्छी जगह नहीं है जहाँ रुककर खुश्क गले को तर किया जा सके, कुछ पिया जा सके। लड़का शकुन पहचानने में माहिर हो गया था, सो उसने क्रिस्टल व्यापारी से कहा, क्यों न हम पहाड़ी पर चढ़कर आने वालों को चाय पिलाने का काम शुरू कर दें। यहाँ बहुत से लोगों की चाय की दुकानें हैं, व्यापारी ने जवाब दिया, मगर हम तो उन्हें चाय क्रिस्टल के गिलासों में बेचेंगे। लोगों को उनमें चाय पीने का ज्यादा मजा आएगा और वे हमारे क्रिस्टल गिलास भी खरीदेंगे।
खूबसूरती सभी को लुभाती है। व्यापारी ने जवाब में कुछ भी नहीं कहा, मगर दोपहर की नमाज पढ़ने और दुकान बंद करने के बाद उसने लड़के को बुलाकर अपने पास बैठाया और पहली बार अपने साथ हुक्का पीने को कहा। तुम चाहते क्या हो? व्यापारी ने पूछा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मुझे अपनी भेड़ें वापस खरीदनी है और उसके लिए मुझे पैसे जुटाने हैं। मेरे पास यह दुकान 30 सालों से है। मुझे अच्छे और बुरे क्रिस्टल की पहचान है और यह सब भी जानता हूँ जो क्रिस्टलों के बारे में जानना चाहिए। मुझे मालूम है ग्राहकों की शक्लें और आदतें। अगर हम ग्राहकों को चाय क्रिस्टल में पिलाएंगे तो दुकान का विस्तार होगा और तब मुझे अपनी जीवन शैली को बदलना पड़ेगा। तो क्या यह अच्छी बात नहीं है? मुझे तो अब इसी तरह रहने की आदत पड़ गई है। तुम्हारे यहाँ आने से पहले मैं सोचा करता था कि मैंने कितने साल यूं ही गवा दिए। मेरे मित्र यहाँ से बाहर चले गए। उनमें से कुछ के दिवाले निकल गए और कुछ दौलत कमाकर मालामाल हो गए। यह सब सोचकर मेरा मन उदास हो जाता था, मगर अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो लगता है इतना बुरा भी नहीं किया मैंने। अब भी मेरी दुकान उतनी ही बड़ी है जितनी कि मैं चाहता था। नहीं, मैं कोई बदलाव नहीं चाहता। मैं नहीं जानता कि बदलते हालात से कैसे निपटा जाता है। मैं तो जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। दुकानदार ने चिलम के कोयलों को और सुलगाते हुए गहरा कश लिया। लड़के की समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे। फिर उस व्यापारी ने आगे कहा, तुम मेरे लिए सौभाग्य बनकर आए हो। आज मैं उस चीज को अच्छी तरह समझने लगा हूँ जिसे मैंने इससे पहले कभी समझने बूझने की कोशिश ही नहीं की। जैसे मिली हुई दुआ को ठुकराओ तो यह लानत बन जाती है। असल में तुम मुझे मजबूर कर रहे हो कि मैं दौलत की तरफ ध्यान दें और देखूं उन क्षितिजों को जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। अब जबकि तुम्हारे जरिए मैं उन्हें देख और जान चुका हूं कि कितनी संभावनाएं हैं मेरे इर्द गिर्द, इसलिए अब मुझे पहले से कुछ ज्यादा ही दुख होगा, क्योंकि मुझे मालूम पड़ गया है कि क्या पा सकना संभव है मेरे लिए नहीं। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता। अच्छा हुआ तरीफा में उस बेकरी वाले से मैंने कुछ भी नहीं कहा। लड़के ने अपने मन में सोचा। वे दोनों हुक्का पी रहे थे। सूरज डूब चला था। वे अरबी भाषा में बात कर रहे थे। लड़के को गर्व था कि अब वह अरबी अच्छी तरह से बोल सकता है। एक वह समय भी था जब वह सोचा करता था कि उसकी भेड़ें दुनिया के बारे में उसे सब कुछ सिखा सकती है, मगर क्या वे उसे अरबी भाषा सिखा सकती थीं? दुनिया में ऐसी कई और भी चीजें हैं जो भेड़ें नहीं सिखा सकतीं। वे तो बस खाने पीने की फिराक में ही रहती है। हो सकता है उन्होंने मुझे कुछ ना सिखाया हो, उनसे कुछ सीख रहा था, लेकिन शायद मैं अपने आप ही। मकतूब, व्यापारी ने कहा। इसके मानी जानने के लिए तुम्हें अरब में पैदा होना पड़ेगा। व्यापारी ने लड़के के सवाल का जवाब देते हुए कहा, तुम्हारी भाषा में इसके मानी कुछ इस तरह होंगे, नसीब लिखा जा चुका है। चिलम की आग बुझाते हुए उसने लड़के से कहा कि वह चाहे तो क्रिस्टल के गिलासों में चाय बेच सकता है। कभी कभी दरिया का बहाव रोकने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। आदमी पहाड़ी पर चढ़ते हुए थक जाते थे, मगर चोटी पर पहुंचकर उन्हें यह क्रिस्टल की दुकान दिखाई देती जहां ताजगी भरी पुदीना चाय मिलती थी। वे क्रिस्टल के बहुत ही खूबसूरत गिलासों में चाय पीते थे। मेरी बीवी ने यह कभी सोचा ही नहीं, एक ने कहा, और उसने कुछ क्रिस्टल खरीद लिए। उसके यहाँ रात को कुछ मेहमान आने वाले थे और जो इन क्रिस्टल के बर्तनों की खूबसूरती को देखकर प्रभावित होंगे। तो दूसरा बोला, क्रिस्टल के गिलासों में चाय पीने का आनंद एकदम अलग है। क्रिस्टल चाय की सुगंध को बनाए रखता है। तीसरा व्यक्ति बोला, पूरब में चाय क्रिस्टल में ही देने का रिवाज है, इसमें जादुई शक्तियां हैं। बहुत जल्द यह खबर सब जगह फैल गई। अब लोग उस चाय की दुकान को देखने के लिए पहाड़ी चढ़ने लगे। वे जानना चाहते थे कि क्रिस्टल जैसे पुराने धंधे में इस दुकान ने ऐसा क्या नया कर दिखाया है। देखा देखी दूसरी दुकानों ने भी चाय क्रिस्टल में देना शुरू कर दिया, मगर उनकी दुकानें पहाड़ी की चोटी पर नहीं थीं, इसलिए उनका धंधा मंदा था। अंततः व्यापारी को 2 और नौकर रखने पड़े। उसने क्रिस्टल के साथ बहुत बड़ी मात्रा में चाय का आयात शुरू कर दिया। आदमी और औरतें बड़ी संख्या में उस दुकान पर आने लगे कुछ नया देखने की प्यास बुझाने के लिए। और इस तरह कई महीने बीत गए। सूर्योदय से पहले ही लड़का उठ बैठा।
अफ्रीका महाद्वीप की जमीन पर पहला कदम रखे उसे ठीक 11 महीने और 9 दिन हो चुके थे। इसी दिन के लिए विशेष रूप से खरीदी सफ़ेद अरबी पोशाक उसने पहन ली। सिर वाले स्कार्फ को उसने ऊंट की खाल से बने छल्ले से कस लिया और नई चप्पलें पहनकर चुपचाप धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर गया। शहर अभी भी सोया हुआ था। उसने अपने लिए एक सैंडविच बनाया और शहर अभी भी सोया हुआ था। उसने अपने लिए एक सैंडविच बनाया और क्रिस्टल के गिलास में डालकर गर्म चाय पी। फिर धूप से भरी दहलीज पर बैठकर हुक्का पीने लगा। वह चुपचाप हुक्का पी रहा था, बिना कुछ सोचे। हाँ, रेगिस्तान की सुगंध लेकर आई हवा की आवाज़ जरूर उसके कानों में पड़ रही थी। हुक्का पीने के बाद उसने अपनी जेब में हाथ डाला और उसमें से कुछ निकाला। उसके हाथ में नोटों की गड्डी थी। इतने पैसों से वह 1 सी 20 पैसे वापसी का टिकट और अपने देश में अफ्रीका से वस्तुओं के आयात का लाइसेंस खरीद सकता था। उसने बड़े धीरज के साथ व्यापारी के जागने और दुकान खोलने का इंतजार किया। फिर दोनों ने चाय पी। मैं आज जा रहा हूँ, लड़के ने कहा। मेरे पास भेड़े खरीदने के लिए पैसे जमा हो गए हैं और आपके पास मक्का जाने के लिए। व्यापारी खामोश रहा। क्या आप मुझे अपना आशीर्वाद नहीं देंगे? लड़के ने पूछा। आपने मेरी इतनी मदद की है। व्यापारी अपने लिए चाय बनाने में व्यस्त था। उसने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर लड़के की ओर घूमकर वह बोला, मुझे तुम पर नाज है। तुमने मेरी क्रिस्टल की दुकान को एक नई पहचान दी है। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं मक्का नहीं जाने वाला, ठीक उसी तरह जैसे कि तुम कोई भेड़ वेड़ नहीं खरीदने वाले हो। आपसे ऐसा किसने कहा? लड़के को आश्चर्य हुआ। मकतूब, क्रिस्टल व्यापारी ने कहा, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। कुछ पल खामोश रहकर उसने लड़के को भरपूर आशीर्वाद दिया। कमरे में जाकर लड़के ने अपना सामान बांधा। 3 बोरे भर गए। बाहर जाते हुए उसने कमरे के एक कोने में अपनी पुरानी थैली देखी। वह तो इसके बारे में एकदम भूल ही गया था। उस थैली से अपनी जैकेट बाहर निकालते हुए उसने सोचा कि अब वह जैकेट किसी को दान कर देगा। तभी जैकेट की जेब से दोनों पत्थर उरीम और थुमीम बाहर निकलकर फर्श पर गिर पड़े। उन्हें देखकर उसे एक बार फिर उस बूढ़े बादशाह की याद आ गई। उसे अपने ऊपर आश्चर्य हुआ कि इतने दिनों तक वह उसे कैसे भूला रहा। लगभग 1 साल तक वह जी जान लगाकर काम करता रहा ताकि कुछ पैसे बचा सके और स्वाभिमान के साथ स्पेन लौट सके। सपने देखना कभी बंद मत करना, बूढ़े बादशाह के शब्द उसे याद आ गए। शकुन जो कहे उस पर चलना। लड़के ने उरीम और थुमीम को उठा लिया। अजीब सी सनसनी से उसे लगा कि जैसे वह बूढ़ा बादशाह यहीं कहीं आसपास है। उसने 1 साल तक कड़ी मेहनत की थी और अब शकुन कह रहे थे कि यहाँ से चलना चाहिए। मैं अब वही करूँगा जो मैं पहले करता था। हालांकि भेड़ों ने मुझे अरबी बोलना नहीं सिखाया था, फिर भी उन्होंने कुछ ऐसा सिखाया था जो उससे भी महत्वपूर्ण था, और वह यह कि दुनिया में एक भाषा ऐसी भी है जिसे हर कोई समझता है। और वही भाषा दुकान का व्यापार बढ़ाते वक्त वह बराबर इस्तेमाल करता रहा है। वह भाषा थी उत्साह और उमंग की, प्यार और संकल्प के साथ उन चीज़ों को प्राप्त करने की जिन पर आपका भरोसा हो और जिन्हें आप पाना चाहते हो। टेंजियर अब उसके लिए एक अजनबी शहर नहीं था। उसे लगा कि जैसे उसने इस स्थान पर विजय पा ली है, ठीक वैसे ही वह पूरी दुनिया पर भी विजय पा सकता है। जब तुम सचमुच किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति में मदद के लिए तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचती है। बूढ़े बादशाह के ये शब्द वह भुलाए नहीं भूलता। मगर बूढ़े बादशाह ने ठगी और डकैती के बारे में कुछ नहीं कहा था, ना ही कभी खत्म न होने वाले रेगिस्तानों के बारे में, या फिर उन लोगों के बारे में जो यह तो जानते हैं कि उनका सपना क्या है मगर उसे साकार करना नहीं चाहते। बूढ़े बादशाह ने यह भी नहीं बताया था कि पिरामिड ककड़ पत्थरों का ढेर भर है और उन्हें कोई भी अपने घर के पिछवाड़े बना सकता है। और वह यह भी बताना भूल गया था कि जब तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि पुराने से ज्यादा बड़ा रेवड़ खरीद सको तो उसे खरीद लेना चाहिए। लड़के ने थैली उठा ली और दूसरी चीजों के साथ रख ली।
यह नीचे उतरा तो व्यापारी एक विदेशी जोड़े से बात कर रहा था और दो अन्य ग्राहक क्रिस्टल के गिलासों में चाय पीते हुए दुकान की जांच पड़ताल कर रहे थे। हर सुबह से ज्यादा गहमागहमी थी इस सुबह। जहां वह खड़ा था वहां से उसने देखा कि बूढ़े व्यापारी के बाल बूढ़े बादशाह के बालों की ही तरह थे। उसे मिठाई वाले की वह मुस्कुराहट याद आई जब टेंजियर में उसका पहला दिन था, जब उसके पास न खाने को कुछ था और न कहीं जाने का इंतजाम। ऐसे में उस मिठाई वाले की वह मुस्कुराहट, वो भी तो उस बूढ़े बादशाह की मुस्कुराहट जैसी ही थी। उसे लगा कि जैसे वह बूढ़ा बादशाह यहाँ आया हो और अपनी निशानियां छोड़ गया हो, मगर उनमें से कोई भी आदमी कभी उससे नहीं मिला। जबकि दूसरी तरफ बूढ़ा बादशाह कहता था वो उन सभी लोगों की मदद करता है जो अपनी नियति को पाना चाहते हैं। वह लड़का क्रिस्टल व्यापारी से विदा लिए बगैर ही चल दिया। उसे डर था कि ग्राहकों के सामने वह रो पड़ा तो कुछ भी हो, यह जगह उसे हमेशा याद आती रहेगी और वो तमाम अच्छी बातें जो यहाँ रहकर उसने सीखी है। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था और उसे लगने लगा था कि जैसे अब वह दुनिया जीत ही लेगा। मगर मैं तो अपनी भेड़ों के पास जा रहा हूँ, उनकी देखरेख करूंगा, जाने पहचाने चरागाहों की सैर करूंगा। बड़े निश्चय के साथ यह बात उसने अपने आप से कही, मगर उसका मन इस बात से खुश नहीं था। वह पूरे 1 साल तक काम करता रहा ताकि वह अपना सपना साकार कर सके और अब वही सपना धीरे धीरे महत्वहीन होता जा रहा है। हो सकता है वह उसका असली सपना रहा ही न हो। कौन जाने, शायद उस क्रिस्टल व्यापारी की तरह होना ही बेहतर है, जिसका सपना तो है मगर वह कभी मक्का जाएगा नहीं और सारा जीवन उस सपने के पूरे होने की आशा में बिता देगा। लड़के ने खुद को फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथों में उरीम और थुमीम थे जिनसे उसे बूढ़े बादशाह की ताकत और इच्छा शक्ति का बराबर एहसास हो रहा था। होनी कह लीजिए या शकुन, वह लड़का उसी शराबखाने में दाखिल हो गया जहां वह पहले दिन पहुंचा था। वह ठग अब वहां नहीं था। शराबखाने का मालिक खुद उसके लिए 1 कप चाय लेकर आया। लड़के ने सोचा, गड़िया तो मैं कभी भी बन सकता हूँ। भेड़ों की देखभाल कैसे होती है यह मुझे अच्छी तरह पता है, मैं उसे भूला नहीं हूँ। मगर मिस्र के पिरामिड जाने का मौका मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। वह बूढ़ा आदमी जो सोने का कवच पहने हुए था मेरा सारा अतीत जानता था। सचमुच वह राजा था, एक बुद्धिमान बादशाह। अंडलूसिया की पहाड़ियों का रास्ता केवल 2 घंटों का था, मगर उसके और पिरामिडों के बीच एक पूरा रेगिस्तान था। इसी बात को लड़के ने सोचा कि इस तरह से भी कहा जा सकता है कि वह अपने खजाने तक की दूरी को 2 घंटा और कम कर चुका है। घंटे उसके लिए पूरे 1 साल में बदल गए। यह बात और है कि यह 2 तो क्या हुआ, मैं अपनी भेड़ों के पास क्यों जाना चाहता हूँ? उसने सोचा, क्योंकि मैं भेड़ों को समझता हूँ। वे मेरे लिए कोई समस्या नहीं है और वे अच्छी दोस्त भी होती है। मगर दूसरी ओर मुझे मालूम नहीं कि रेगिस्तान भी दोस्त हो सकता है या नहीं। ऐसे ही रेगिस्तान में मुझे अपना खजाना तलाशना होगा। अगर मैं नाकामयाब रहा तो घर लौट सकता हूँ। अब तो मेरे पास काफी पैसे हैं और काफी समय भी, तो फिर यही सही। एकाएक यह बहुत खुशी से भर उठा। गड़रिया तो यह कभी भी बन सकता है, क्रिस्टल बेचने वाला भी बन सकता है। हो सकता है दुनिया में और बहुत से खजाने छिपे हों, मगर उसका तो एक सपना था और वह एक बादशाह से मिला था। ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता। शराबखाने से बाहर आने के बाद भी उसकी योजनाएं जारी थी और उसे याद आया कि व्यापारी को क्रिस्टल का सामान लाकर देने वाला सौदागर इतना विशाल रेगिस्तान कारवां के जरिए पार करता था। उसने उरीम और थुमीम दोनों पत्थरों को कसकर पकड़ लिया। उन्हीं की बदौलत वह खजाने की ओर बढ़ रहा था। जब भी कोई अपनी नियति ढूंढ रहा होता है तो मैं वहीं उसके आसपास होता हूँ, बूढ़े बादशाह ने उसे बताया था। तो उस सौदागर के माल गोदाम में जाकर मालूम तो किया जाए, क्या वाकई पिरामिड इतनी दूर है? लड़के ने तय किया। वह आधा माल गोदाम था और आधा बाड़ा, जानवरों और उनके पसीने की बदबू और धूल से भरा हुआ। वहां बेंच पर एक अंग्रेज बैठा था। वह सोच रहा था, मुझे क्या मालूम था 10 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद मुझे यहाँ आकर रहना पड़ेगा।
उसके हाथों में रसायन शास्त्र की कोई पत्रिका थी। वह भी शकुनों पर विश्वास करता था। उसकी सारी जिंदगी और पढ़ाई का एक ही उद्देश्य था, सृष्टि की सच्ची भाषा को जानना। पहले उसने स्पेनी भाषा सीखी, फिर दुनिया के मजहब और अब कीमियागरी। उसे स्पेनी भाषा में बोलना बखूबी आता था। दुनिया के सारे मजहबों का उसे अच्छा ज्ञान था, मगर अभी तक वह कीमियागर नहीं बन पाया था। उसने एक से बढ़कर एक अहम सवालों के पीछे छिपे मायने खोज निकाले थे, पर अब वह ऐसे मुकाम पर पहुंच चुका था जहां से उसकी पढ़ाई लिखाई भी उसे आगे नहीं ले जा सकती थी। किसी कीमियागर से संबंध बनाने की उसने असफल कोशिश भी की थी, मगर सभी कीमियागर बड़े अजीब लोग होते हैं। वे केवल अपने ही बारे में सोचते हैं, तभी तो उन्होंने कभी उसकी मदद नहीं की। कौन जाने, उनमें से कोई एक व्यक्ति भी उस श्रेष्ठतम कृति पारसमणि के रहस्य को जानने में सफल न रहा हो, और इसी कारण वह अपना ज्ञान अपने तक ही सीमित रखना चाहते हो। वह न जाने कितना समय गवा चुका था। कीमियागरी पर एक से एक दुर्लभ और महत्वपूर्ण किताबें वह खरीद चुका था। किसी एक ऐसी ही किताब में उसने पढ़ा था कि बहुत साल पहले एक अरब कीमियागर यूरोप आया था। लोगों का कहना था कि उसकी उम्र 200 साल थी और उसने न केवल पारसमणि बल्कि जीवन का अमृत भी ढूंढ निकाला था। अंग्रेज को यह कहानी अच्छी तो लगी थी, मगर उसे कपोल कल्पना से ऊंचा दर्जा उसने कभी नहीं दिया। तब तक जब तक कि उसके एक दोस्त ने पुरातत्वीय अन्वेषण से लौटकर उसे बताया नहीं कि रेगिस्तान में उसकी भेंट एक ऐसे अरब से हुई जिसके पास विलक्षण सिद्धियां थीं। उसके दोस्त ने बताया था कि वह अरब अल-फयूम नामक नखलस्तान में रहता है। लोग कहते हैं कि उसकी उम्र 200 साल है और वह किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है। अंग्रेज अपनी उत्तेजना छिपा नहीं सका। उसने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए, कुछ चुनिंदा किताबें उठाई और यहाँ आ गया जहाँ वह बैठा है, इस देव पर जो एक धूल भरे बदबू मारते माल गोदाम में पड़ी है। बाहर एक कारवां की रवानगी की तैयारी चल रही थी जो सहारा रेगिस्तान पार करते हुए अल-फयूम नखलस्तान से गुजरने वाला था। मैं उस कमबख्त कीमियागर को ढूंढ निकालूंगा, ऐसा विचार आते ही उसे जानवरों की बदबू थोड़ी सहनीय लगने लगी। तभी वह लड़का, जो पोशाक की वजह से अब एक अरब नवयुवक लग रहा था, उस अंग्रेज के पास आया। दुआ सलाम हुई और वहीं बेंच के पास उसने अपना बोझा उतार कर रख दिया। आप कहाँ तक जा रहे हैं? उस नौजवान अरब ने पूछा। मैं रेगिस्तान में जाऊंगा, अंग्रेज ने जवाब दिया और अपनी पत्रिका पढ़ने लगा। वह इस विषय पर कोई बातचीत नहीं करना चाहता था। उसका मन तो एक ही बात में लगा था कि जो कुछ भी उसने बीते सालों में सीखा है उस सब को एक बार दोहरा ले। वह कीमियागर जरूर उसकी परीक्षा लेगा। अरब नवयुवक ने भी अपनी किताब निकालकर पढ़ना शुरू कर दिया। किताब स्पेनी भाषा में थी। अरे, यह तो बहुत अच्छा है, अंग्रेज ने सोचा। उसे अरबी के मुकाबले स्पेनी भाषा ज्यादा अच्छी तरह आती है, और अगर यह लड़का भी अल-फयूम ही जा रहा है तो बातें करते कराते रास्ता अच्छा कट जाएगा। यह तो बड़ा अजीब है, लड़का बोला और फिर से किताब के शुरू के पृष्ठ पढ़ने लगा जिनमें दफन का दृश्य वर्णित था। उसने सोचा, मैं पिछले 2 सालों से यह किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं और मैं इस दृश्य और इन पृष्ठों से कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता। अब तो वह बूढ़ा बादशाह भी नहीं था जिसकी वजह से उसका ध्यान बंट जाता। उसके मन में कहीं अभी भी दुविधा थी अपने निर्णय के बारे में। मगर एक बात यह अच्छी तरह से जानता था, कोई भी निर्णय लेना तो चीजों की शुरुआत मात्र है। जब भी कोई निश्चय किया जाता है तो व्यक्ति अपने आप को उस तेज प्रवाह में डाल देता है जो उसे ऐसी ऐसी जगह ले जाता है जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। जब मैं खजाने की तलाश में निकला था तो क्या मैंने सोचा था कि मैं क्रिस्टल की दुकान पर काम करूंगा? कारवां में शामिल होना है तो मेरा निश्चय, पर यह मुझे कहाँ कहाँ ले जाएगा यह मुझे नहीं मालूम। पास ही बैठा था वह अंग्रेज जो एक पत्रिका पढ़ रहा था। जब उससे उसने बात करनी चाही तो अंग्रेज बड़ी चिड़चिड़ाहट और रूखेपन से पेश आया था। वे दोनों दोस्त भी बन सकते थे मगर अंग्रेज ने तो सीधे मुंह बात ही नहीं की। लड़के ने किताब बंद कर दी। वह नहीं चाहता था कि वह उस अंग्रेज की तरह दिखाई दे। उसने अपनी जेब से उरीम और थुमीम निकाल लिए और उनसे खेलने लगा। देखते ही अजनबी बड़ी जोर से चिल्लाया, उरीम और थुमीम!
आंख झपकते लड़के ने उन्हें अपनी जेब में वापस रख लिया और कहा, ये बिकाऊ नहीं है। वैसे ये बहुत कीमती भी नहीं है। कहा, ये मामूली पत्थर के क्रिस्टल से अंग्रेज ने लड़के को जवाब देते हुए बने हैं और इस धरती में पत्थर के ऐसे लाखों क्रिस्टल मौजूद है। मगर जो जानकार है उन्हें मालूम है कि ये उरीम और थुमीम है। मुझे नहीं मालूम था कि वे दुनिया के इस हिस्से में पाए जाते हैं। यह मुझे एक बादशाह ने तोहफे में दिए थे, लड़के ने कहा। अजनबी ने कुछ नहीं कहा और जेब में हाथ डालकर उसने भी वैसे ही 2 पत्थर निकाल लिए। क्या कहा तुमने? बादशाह, उसने पूछा। क्यों? तुम्हें यकीन नहीं आता कि कोई बादशाह मुझ जैसे गडरिये से बात कर सकता है? लड़के ने बात खत्म करते हुए कहा। क्यों नहीं, वे गडरिये ही तो थे जिन्होंने दुनिया के आदिम बादशाह को सबसे पहले पहचाना था, जबकि और लोग उसे पहचानने से इनकार कर रहे थे। बादशाहों का गडरिये से बात करना कोई अचने की बात नहीं है। वह आगे भी बोलता रहा, इस संशय के साथ कि वह लड़का उसकी बात समझेगा भी या नहीं। यह सब बाइबल में लिखा है, वही किताब जिसे पढ़कर मैंने उरीम और थुमीम के बारे में जाना है। ईश्वर ने केवल इन 2 पत्थरों से ही शकुन विचारने की आज्ञा दी है। पुजारी इन्हें अपने स्वर्ण कवच में लगाकर चलते थे। लड़के को एकाएक इस बात की खुशी हुई कि वह इस समय इस माल गोदाम में है। हो सकता है यह एक अच्छा शकुन हो, अंग्रेज ने जैसे धीमे स्वर में अपने आप से कहा। लड़का अब जिज्ञासु हो चला था। उसने अंग्रेज से पूछा, तुम्हें शकुनों के बारे में किसने बताया? जिंदगी की हर बात एक शकुन ही तो है, अंग्रेज बोला। उसने अपनी पत्रिका बंद कर दी। एक विश्वव्यापी भाषा है जिसे हर कोई समझता है मगर भूल चुका है। और चीजों के अलावा मैं उसी विश्वव्यापी भाषा की तलाश में निकला हूं। उसी वजह से मैं यहां बैठा हूं। मुझे उस आदमी को ढूंढना है जो इस सर्वव्यापी, सार्वभौम और संपूर्ण भाषा को जानता है, यानी कीमियागर। उन दोनों की बातचीत को बीच में ही रोकता हुआ माल गोदाम का मालिक आ गया और बोला, तुम दोनों भाग्यशाली हो। अल्फयूम के लिए एक कारवां आज ही रवाना हो रहा है। मगर मुझे तो मिस्र जाना है, लड़के ने कहा। अल्फयूम मिस्र ही में है। उस मोटे अरब ने कहा, तुम किस तरह के अरब हो जो तुम्हें यह भी नहीं मालूम? यह सौभाग्य का लक्षण है, अंग्रेज ने उस मोटे अरब के चले जाने के बाद कहा। अगर मैं कर सकता तो एक वृहत विश्वकोश लिखता, केवल 2 शब्दों को लेकर, भाग्य और संयोग। इन्हीं 2 शब्दों से विश्वव्यापी भाषा लिखी गई है। फिर उसने लड़के से कहा, यह संयोग नहीं तो और क्या है? उसकी जान पहचान उससे तभी हुई जब उसके हाथ में उरीम और धुमीम थे और उसने लड़के से पूछा था कि क्या वह भी कीमियागर की तलाश में है। मैं एक खजाने की तलाश में हूं, लड़के ने कहा, और कहने के बाद उसे पछतावा भी हुआ कि उसने क्यों यह बात बताई। मगर अंग्रेज ने उस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक तरह से मैं भी उसी तलाश में हूं, अंग्रेज बोला। मुझे तो यह भी नहीं मालूम कि कीमियागरी होती क्या है। लड़का यह कह ही रहा था कि मालगोदाम के मालिक ने उन्हें बाहर आने के लिए कहा। मैं इस कारवां का लीवर हूं, काली आंखों और दाढ़ी वाले आदमी ने घोषणा की। जो भी मेरे साथ चलता है उसकी जिंदगी और मौत मेरे हाथों में होती है। रेगिस्तान एक मनमौजी औरत के समान है जो कभी भी एक अच्छे खासे आदमी को पागल बना सकती है। वहां कोई 200 लोग थे और 400 जानवर, ऊंट, घोड़े, खच्चर और मुर्गे। उस भीड़ में औरतें, बच्चे और बहुत से अधेड़ आदमी भी थे जिनकी पेटी से तलवार बंधी थी और कंधों से राइफल लटक रही थी। अंग्रेज व्यक्ति के पास किताबों से भरे कई सूटकेस थे। बकबक और चलने की तैयारी का इतना शोर था कि लीडर को अपनी बात समझाने के लिए कई बार दोहरानी पड़ी। यहाँ अलग अलग तरह के लोग हैं और हरेक का अपना ईश्वर है, मगर मैं केवल अल्लाह को मानता हूँ और उसी की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं रेगिस्तान पर विजय पाने की पूरी कोशिश करूँगा। मगर आप लोग भी अपने अपने ईश्वर की कसम खाकर वादा कीजिए कि आप हर हालत में मेरा हुक्म मानेंगे। रेगिस्तान में हुक्म न मानने का मतलब है मौत। भीड़ में कुछ फुसफुसाहट हुई। हर आदमी और औरत अपने अपने ईश्वर की कसम खा रहा था। लड़के ने यीशु मसीह की कसम खाई। अंग्रेज चुप ही रहा। आम शपथ ग्रहण के मुकाबले फुसफुसाहट का यह सिलसिला कुछ लंबा ही चला।
लोग अपनी सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना कर रहे थे। बिगल की पुकारती आवाज के साथ ही सब लोग अपनी अपनी सवारियों पर चढ़ गए। उस लड़के और अंग्रेज ने ऊंट खरीदे थे, इसलिए उन पर चढ़ने में उन्हें थोड़ी परेशानी हुई। लड़के को अंग्रेज वाले ऊंट पर दया भी आई, क्योंकि उस पर किताबों के बहुत सारे बक्से लदे थे। संयोग जैसी कोई चीज होती नहीं है। अंग्रेज ने बातचीत का सिलसिला वहीं से फिर शुरू किया जहां से वह माल गोदाम में छूट गया था। मैं आज यहाँ हूँ क्योंकि मेरे एक दोस्त ने उस अरब के बारे में सुना था। जो कारवां आगे बढ़ने लगा था और अंग्रेज जो कुछ भी कह रहा था उसे सुन पाना असंभव हो गया था। लेकिन लड़के को मालूम था कि वह अंग्रेज उस रहस्यमय कड़ी के बारे में बताने जा रहा था जो एक वस्तु को दूसरी वस्तु से जोड़ती है। वही कड़ी जिसने उसे गड़िया बनाया था। बार बार वही सपने दिखाए थे। यही उसे आहिका ले आई थी, जहां उसकी मुलाकात बूढ़े बादशाह से हुई और उसे एक ठग ने ठगा भी ताकि वह क्रिस्टल व्यापारी के पास जा सके। और ज्यों-ज्यों कोई अपनी नियति को पाने के पास पहुंचता है, वह नियति उसके जिंदा रहने का असली कारण बन जाती है। लड़के ने सोचा। कारवां पूर्व दिशा की ओर चल दिया। पूरी सुबह वह यात्रा करता रहा और जब सूरज एकदम सिर पर आ गया तो उस प्रखर गर्मी में थोड़े विश्राम के लिए रुक गया। ढलती दोपहर में उसने अपनी यात्रा फिर से शुरू की थी। लड़के ने अंग्रेज से शायद ही कोई बात की हो और वह अंग्रेज भी अपनी किताबों में ही डूबा रहा। लड़का बड़े धीरज से रेगिस्तान में लोगों और जानवरों का धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना देखता रहा। अब सब कुछ भिन्न था उस दिन की अपेक्षा जिस दिन उन्होंने यात्रा शुरू की थी। कितनी घबराहट, कितनी चीख चिल्लाहट थी उस दिन। बच्चों का रुदन और जानवरों की हिनहिनाहट, ऊपर से गाइड और व्यापारियों की घबराहट। बाबा रे बाबा। रेगिस्तान में तो बस निरंतर बहने वाली हवा की ही आवाज थी और उसके साथ थी आगे कदम रखते हुए जानवरों के खुरों की आवाज। गाइड भी एक दूसरे से बहुत कम बात कर रहे थे। मैंने इन रेत के टीलों को कितनी ही बार पार किया है, मगर रेगिस्तान इतना विशाल है और क्षितिज इतनी दूर की आदमी उसके सामने अपने को बहुत छोटा पाने लगता है और चुप्पी साध लेता है। उसके ऊंट चालक ने रात के वक्त यह बात कही। लड़के ने बड़ी सहजानुभूति से समझ लिया कि वह क्या कहना चाहता है। हालांकि इससे पहले उसने रेगिस्तान में कभी कदम भी नहीं रखा था। वह जब भी समुद्र या अग्नि को देखता था तो वह चुप हो जाता था, उनकी मौलिक कुदरती शक्ति को देखकर। मैंने मेड़ों और क्रिस्टलों से भी काफी कुछ सीखा है, लड़के ने सोचा। तो मैं रेगिस्तान से भी कुछ सीख सकता हूँ। यह भी तो कितना पुराना है और कितना समझदार। हवा थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लड़के को याद आया वह दिन जब वह तरीफा के किले की दीवार पर बैठा था और ऐसी ही हवा उसके चेहरे को झकझोर रही थी। उसे अपनी भेड़ों की ऊन याद आ गई, भेड़ें जो अंडलूसिया के चरागाहों में पानी और चारे की तलाश में घूम रही होंगी। वे भेजें अब मेरी कहाँ रहीं, उसने अपने आप से कहा। अब तो उन्हें अपने नए गडरिये मालिक की आदत पड़ गई होगी। हो सकता है मुझे भूल भी गई हो। चलो अच्छा है, भेड़नुमा सभी जानवर जिन्हें आदत है इधर उधर घूमने की, वे बस आगे बढ़ जाना ही जानते हैं। उसे व्यापारी की लड़की का ध्यान आया। अब तक तो उसकी शादी अवश्य ही हो गई होगी, किसी बेकरी वाले से या फिर किसी गडरिये से जो पढ़ा लिखा हो और उसे मज़ेदार कहानियां सुना सकता हो। आखिर यह ही एक अकेला तो नहीं है इस दुनिया में। मगर वह उत्तेजित था अपनी उस सहजानुभूति पर जिसके जरिए उसने ऊंट वाले की बात के मतलब निकाल लिए। शायद वह भी अब उस सर्वव्यापक भाषा को समझने लगा था जो लोगों के अतीत और वर्तमान से संबंध रखती है। उसकी माँ उसे पूर्वाभास का नाम देती थी। लड़के को समझ में आने लगा कि पूर्वाभास और कुछ नहीं, हमारी आत्मा का एकाएक सर्वव्यापी जीवनधारा में समा जाना है, जहाँ सभी लोगों का इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, तभी हम सब कुछ जान लेते हैं। मकतूब। लड़के को क्रिस्टल व्यापारी की बात स्मरण हो आई। रेगिस्तान के कुछ हिस्से एकदम रेतीले थे और कुछ चट्टानों वाले। जब कभी कारवां के सामने कोई बड़ी चट्टान आ जाती तो उसे घूमकर पार कर लिया जाता, पर जब कोई बहुत बड़ी और दूर तक फैली चट्टान रास्ता रोक लेती तो कारवां को अपना रास्ता बदलना पड़ता। जहाँ कहीं रेत की परत बहुत पतली होती तो जानवर भारी रेत तलाशते, जो उनके खुरों के लिए ज्यादा आरामदेह होती थी। कुछ जगहों पर जमीन सूखे तालाबों के नमक से पट गई थी।
ऐसी जगह आने पर जानवर अड़कर रुक जाते तो सबको उनकी पीठ से नीचे उतरना पड़ता। तब चालकों को सवारी के सामान को भी अपने कंधों पर लादकर पूरी दूरी को पार करना पड़ता। उसके बाद फिर से ऊंटों पर सामान और सवारियां लद जाती। अगर कोई ऊंटवाला बीमार पड़ जाता या मर जाता तो पर्ची डालकर नया चालक तैनात कर दिया जाता। इसकी वजह एक ही थी कि चाहे जितनी भी बाधाएं आएं, कारवां का निरंतर आगे बढ़ते जाना, उस दिशा में जिधर कुतुबनुमे की सुई इशारा करती थी। रास्ते में कोई बाधा आ जाती तो कारवां थोड़ा घूमकर उस बाधा को पार करते हुए फिर अपने रास्ते पर आ जाता। कुतुबनुमे के साथ साथ जगमग चमकता भोर का तारा भी उनका मार्ग निर्देश करता और उन्हें बताता कि नखलिस्तान उस तरफ है और वे सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जहां पानी है, खजूर के पेड़ हैं और लोगों की बस्ती है। सिर्फ अंग्रेज ही था जो इस सब से बेखबर अपनी किताबों में खोया हुआ था। किताब तो उस लड़के के पास भी थी और उसने उसे पढ़ने की कोशिश भी की थी, मगर आगे बढ़ते कारवां को देखने और साय साय करती हवा को सुनने में उसकी ज्यादा दिलचस्पी थी। जैसे जैसे उसने ऊंट को समझना शुरू किया तो एक रिश्ता सा कायम हो गया और किताब को उसने एक ओर फेंक दिया। हालांकि उसे अंधविश्वास था कि जब भी वह किताब खोलेगा उसे कोई न कोई महत्वपूर्ण जानकारी अवश्य मिलेगी, मगर उसने इस विचार को फिलहाल छोड़ दिया। ऊंट चालक से उसकी दोस्ती हो गई। रात को जब वे अलाव के पास बैठते तो वह उसे अपने गडरिया जीवन के अपूर्व अनुभव सुनाता। ऐसी ही एक बातचीत में ऊंट चालक ने अपने जीवन के बारे में भी बताया। मैं अलकैरम के पास ही रहता था। मेरे अपने बगीचे थे, बच्चे थे और मैं एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जो मेरे जिंदा रहते बदलने वाली नहीं थी। एक साल जब खेती बहुत अच्छी हुई तो हम सब मक्का गए, जिंदगी का एक अहम फर्ज अदा करने। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई चिंता नहीं होगी। ऐसे में एक दिन भूकंप आ गया। धरती कांपने लगी। नाइल नदी में बाढ़ आ गई। तेज पानी किनारे तोड़कर बहने लगा। मैं सोचता था कि कुछ होगा भी तो दूसरों के साथ होगा, मेरे साथ नहीं। पड़ोसी डर रहे थे कि उनके जैतून के सारे पेड़ बाढ़ में बह जाएंगे। मेरी बीवी को डर था, हम अपने बच्चों को खो देंगे। मुझे लगा अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। खेतों की सारी मिट्टी तबाह हो गई। तब रोजी रोटी के लिए मुझे दूसरा काम ढूंढना पड़ा। तभी से मैं ऊंट चलाने वाला बन गया। मगर उस हादसे से मुझे अल्लाह की वह बात समझ में आ गई, उन लोगों को अज्ञात से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए जिन्हें मालूम है कि उनकी ज़रूरतें क्या है, वे क्या चाहते हैं और उन्हें हासिल कैसे किया जा सकता है। हमें डर लगा रहता है कि हमारे पास जो है उसे हम खो न दें, चाहे वह अपनी जिंदगी हो या जायदाद। मगर यह डर उस दिन खत्म हो जाता है जब हम समझने लगते हैं कि हमारी जीवन गाथा और इस विश्व का इतिहास सब कुछ उसी के हाथ से लिखा हुआ है। कभी उनके कारवां की मुलाकात किसी दूसरे कारवां से हो जाती। आपके पास जरूर कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसकी जरूरत दूसरे को होती है, और यही बात वास्तव में बताती है कि सभी कुछ एक ही के हाथों लिखा गया है। ऐसी ही बातें अलाव के पास बैठकर होती। ऊंट चालक एक दूसरे को रेगिस्तानी आंधियों की जानकारी देते और रेगिस्तान की कहानियों का सुनना सुनाना चलता रहता। कभी कभी टोप पहने हुए कुछ रहस्यमय लोग सामने आ जाते थे। वे बदू थे और उनका काम था कारवां के रास्ते की निगरानी करना। वे चोरों और बर्बर कबीलों के बारे में चेतावनियां भी देते थे। वैसे वे चुपचाप आते और वैसे ही चले भी जाते थे। वे सिर से पैर तक काला लबादा पहने होते थे, जिनमें से सिर्फ उनकी आंखें ही चमकती थीं। एक रात एक ऊंट चालक वहां आया जहां अंग्रेज और वह लड़का आग ताप रहे थे। उसने कहा, ऐसी अफवाहें हैं कि कबीलों में लड़ाई छिड़ गई है। तीनों चुप हो गए। लड़के को लगा कि वातावरण में कुछ डर पैदा हो गया है। हालांकि किसी ने कुछ कहा नहीं था। एक बार फिर वह शब्दविहीन भाषा का अनुभव कर रहा था, भाषा जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त थी। अंग्रेज ने पूछा, कोई खतरे की बात तो नहीं? आप एक बार रेगिस्तान में घुस जाओ तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं है, ऊंट चालक ने कहा। और जब वापस जा ही नहीं सकते तो आपको इस बात की चिंता करनी पड़ती है कि आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। रही खतरों की बात, वह सब तो अल्लाह के रहमो करम पर है। अपनी बात खत्म करते हुए उसने फिर वही शब्द दोहराया, मकतूब।
ऊंट चालक चला गया तो लड़के ने अंग्रेज से कहा, तुम्हें कारवां की ओर अपना ध्यान ज्यादा लगाना चाहिए। सोचो, हम कई बार दिशा बदलकर घूमकर जाते हैं मगर मंजिल हमेशा एक ही रहती है। तुम्हें दुनिया के बारे में और बहुत कुछ पढ़ना चाहिए, अंग्रेज ने जवाब में लड़के से कहा। किताबें भी तो कारवां की ही तरह होती है। कारवां के लोगों और जानवरों का यह बड़ा हुजूम तेजी से चलने लगा। दिन तो हमेशा ही चुप्पी में बीतते थे, अब तो रातों में भी, जब लोग अभ्यस्त थे अलावों के चारों तरफ बैठकर एक दूसरे से बात करने के, लोग चुप्पी साधे बैठे रहते थे। और एक रोज कारवां के सरदार ने तय किया कि अब से रात को कोई भी आग नहीं जलाएगा ताकि कारवां की तरफ किसी का ध्यान न आकृष्ट हो। सभी यात्री अब रात के समय जानवरों को एक गोलाकार घेरे में खड़ा कर लेते और सब एक साथ उनके बीचों बीच सो जाते। इससे रात की रेगिस्तानी ठंड से थोड़ा बचाव भी हो जाता। सरदार ने जगह-जगह बंदूकधारी पहरेदार भी लगा दिए थे। एक रात अंग्रेज को नींद आ रही थी। उसने लड़के को अपने साथ लिया और पड़ाव के इर्द-गिर्द फैले रेतीले टीलों की तरफ टहलने निकल गया। पूर्णिमा की रात थी। लड़के ने अंग्रेज को अपनी पूरी कहानी सुना डाली। अंग्रेज को खास तौर से लड़के की क्रिस्टल की दुकान में काम करने और उसकी प्रगति की कहानी ने मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने लड़के से कहा, यही वह सिद्धांत है जिससे सब चीजें बंधी है। कीमियागरी में इसे ही सृष्टि की आत्मा कहा गया है। जब तुम पूरे दिल से किसी चीज को पाना चाहते हो तभी तुम उस विश्वात्मा के सबसे नजदीक होते हो। और यह शक्ति सदैव सकारात्मक होती है। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उसने कहा, ऐसा नहीं कि यह बात केवल मानवता को तोहफा है, बल्कि दुनिया की हर चीज में यह आत्मा मौजूद है। चाहे वह कोई पदार्थ हो, सब्जी हो, जानवर हो या केवल विचार। पृथ्वी पर जो भी है सदैव परिवर्तनशील है, चूंकि पृथ्वी स्वयं गतिशील है और उसकी भी एक आत्मा है। हम उसी बृहद आत्मा का एक भाग है। इसीलिए हमें पता नहीं रहता कि वह लगातार हमारे लिए काम कर रही है। तभी क्रिस्टल की दुकान पर काम करते हुए शायद तुम्हें अनुभव हुआ हो कि वे गिलास भी तुम्हारी सफलता के लिए काम कर रहे थे। लड़के ने उस बारे में सोचा, चांद की तरफ देखा। चांदनी में नहाए रेगिस्तान को देखा और कहा, मैंने गौर से कारवां को रेगिस्तान पार करते हुए देखा। इन दोनों की भाषा एक ही है। इसीलिए रेगिस्तान कारवां को अपने ऊपर से गुजरने देता है। वह कारवां के हर कदम को बड़े ध्यान से देखता परखता है कि वह समय के साथ है या नहीं। यदि है तो फिर वह हमें नखलिस्तान पहुंचने से नहीं रोकता। अगर हम दोनों में से किसी ने भी केवल अपने साहस के बलबूते पर बिना इस भाषा को समझे यह यात्रा शुरू की होती तो बहुत मुश्किलें होती। दोनों वहीं खड़े पूर्णिमा के शीतल चांद को देखते रहे। यही जादू है शकुनों का, लड़के ने कहा। मैंने देखा है कि किस तरह गाइड रेगिस्तान के निशानों को पढ़ते हैं और किस तरह कारवां की आत्मा रेगिस्तान की आत्मा से बातचीत करती है। तो अंग्रेज ने कहा, बेहतर होगा कि मैं भी कारवां की ओर अधिक ध्यान दूं। और मैं तुम्हारी किताबें भी पढ़ूं, लड़के ने कहा। वे बड़ी अजीब किताबें थीं। उनमें बातें लिखी थी पारे की, नमक की, नाग दैत्य की और बादशाहों की, जो उसकी समझ से परे थीं। मगर एक विचार था जो हर किताब में बार बार आता था, और वह यह कि हर एक वस्तु एक ही चीज की अभिव्यक्ति है। एक किताब पढ़ने से उसे पता चला कि कीमियागरी के साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण पाठ कुछ ही पंक्तियों में मौजूद है। और वह एक नगीने पर अंकित है। यह है नगीने की टिकिया, अंग्रेज ने कुछ गर्व के साथ लड़के को समझाते हुए कहा। तो फिर तुम्हें इन ढेर सारी किताबों की क्या जरूरत है, लड़के ने पूछा। इसलिए कि हम नगीने पर खुदी लाइनों को समझ सकें, अंग्रेज ने ऐसे कहा जैसे कि उसको खुद ही अपनी बात पर विश्वास न हो। लड़के को जो सबसे अच्छी किताब लगी, उसमें मशहूर कीमियागरों की कहानी वर्णित थी। वे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना सारा जीवन प्रयोगशालाओं में धातुओं के शुद्धिकरण में लगा दिया था। उनका विश्वास था कि यदि धातु को सालों साल तपाया जाए तो वह अपने गुणधर्म से अलग हो जाएगी और जो बचेगा वही विश्वात्मा होगी। यही विश्वात्मा उन्हें दुनिया की किसी भी चीज को समझने में समर्थ बनाती थी, क्योंकि यही तो वह भाषा है जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से बात करती है। उस खोज को उन्होंने उत्कृष्ट कृति का नाम दिया, जिसका कुछ हिस्सा द्रव्य पदार्थ था और कुछ ठोस।
क्या तुम आदमियों और शकुनों को केवल ध्यान से देखकर ही उनकी नाशा को समझ सकते हो? लड़के ने पूछा। लगता है हर वस्तु को आसान करके देखने का तुम पर जुनून सवार हो गया है, अंग्रेज ने कुछ झल्लाकर कहा। कीमियागरी एक गंभीर साधना है। हर एक कदम ठीक उसी तरह रखना पड़ता है कि जैसे कि गुरुओं ने रखे थे। लड़के ने जाना कि इस उत्कृष्ट कृति का द्रव्य वाला भाग अमृत है। उससे सारी बीमारियां दूर हो जाती है। उसी की वजह से कीमियागर कभी बूढ़े नहीं होते। और जो ठोस भाग है उसे पारस्मृति कहते हैं। पारस्मृति को हासिल करना आसान काम नहीं है, अंग्रेज ने कहा। कीमियागरों ने अपनी प्रयोगशालाओं में धातुओं के शुद्धिकरण में सालों साल लगा दिए। धीरे धीरे उनके सारे दुनियावी दंभ दूर हो गए। धातुओं को शुद्ध करते करते उनका अपना भी शुद्धिकरण हो गया। लड़के को क्रिस्टल व्यापारी की याद आ गई। उसने कहा था कि क्रिस्टल साफ करना अच्छा है, इससे उसके नकारात्मक विचार भी साफ हो जाएंगे। लड़के को इस बात का यकीन होता जा रहा था कि कीमियागरी रोजमर्रा की जिंदगी से सीखी जा सकती है। इसके साथ ही अंग्रेज बोला, पारस्मृति का एक और चौंका देने वाला गुण है, उसके एक छोटे से हिस्से से ढेर सारी धातु को सोने में बदला जा सकता है। पारस्मृति का नाम तो सुना ही होगा तुमने। यह सुनकर कीमियागरी में लड़के की रुचि और बढ़ गई। उसने सोचा, थोड़े धैर्य के साथ वह हर वस्तु को सोने में बदल सकेगा। उसने उन तमाम लोगों की जीवनी पढ़ डाली जो ऐसा कर पाने में सफल हुए थे। हेल्वेशियस, इलियास, फुलकनेली और गेबर। बड़ी लुभावनी कहानियां थी वे। हर आदमी अपनी नियति के साथ जिया। उन्होंने यात्राएं की, बुद्धिजीवियों से विचार विमर्श किया, अविश्वासी लोगों के सामने बहुत से चमत्कार किए और अमृत तथा पारस्मृति का स्वामित्व हासिल किया। मगर जब लड़के ने उस उत्कृष्ट कार्य को सीखना चाहा तो वो भूल भुलैया में पड़ गया। वहां तो बस कुछ चित्र थे, सांकेतिक आदेश थे और अस्पष्ट लिखावट थी। वे लोग चीजों को इतना जटिल क्यों बना देते हैं? एक रात लड़के ने अंग्रेज से सवाल किया। लड़के को लगा कि अंग्रेज कुछ खिन्न था और उसके पास कोई किताब भी नहीं थी, इसलिए कि जो वास्तव में उसे समझना चाहते हैं वे ही उसे समझ पाएं। जरा सोचो, अगर हर कोई लोहे को सोना बनाने लगे तो सोने की कीमत ही क्या रह जाएगी? अंग्रेज ने जवाब दिया। जो लोग दृढ़ निश्चयी हैं और इच्छुक हैं गहन अध्ययन के, वे ही ऐसी उत्कृष्ट कृतियों को प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है मैं यहाँ रेगिस्तान में हूँ। मैं एक सच्चे कीमियागर की तलाश में हूँ जो इन संकेतों के अर्थ ढूंढने में मेरी मदद कर सके। ये किताबें कब लिखी गई थीं? लड़के ने पूछा। सदियों पहले। उन दिनों छापेखाने तो थे नहीं। लड़के ने तर्क किया, हर किसी के लिए कीमियागरी सीखने का कोई तरीका भी नहीं था। फिर ऐसी अजीब भाषा का इस्तेमाल उन्होंने क्यों किया, वह भी इतने पेचीदा चित्रों के साथ? अंग्रेज ने सीधे सीधे इसका जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि पिछले कुछ दिनों से वह बराबर कारवां की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है, मगर उसे तो कुछ नया सीखने को मिला नहीं। हाँ, इतना जरूर सुनने को मिला कि कबीलों की लड़ाई का खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एक दिन लड़के ने अंग्रेज को उसकी किताबें लौटा दीं। तुमने इन किताबों से कुछ सीखा? अंग्रेज ने उत्सुकता से पूछा। वह किसी से बात करके लड़ाई के खतरे वाली बात को अपने दिमाग से दूर रखना चाहता था। मैंने सीखा कि विश्व की एक आत्मा है और जो इस बात को समझता है वह और चीजों की भाषा भी समझ सकता है। मैंने सीखा कि बहुत सारे कीमियागरों को अपनी नियति का पता चल गया था, पर उनकी उपलब्धि विश्वात्मा की खोज, पारस्मृति और अमृत पाने तक ही सिमटकर रह गई। मगर इस सब से ज्यादा मैंने यह सीखा कि ये सब चीजें इतनी सरल है कि इन्हें नगीने की सतह पर भी लिखा जा सकता है। अंग्रेज को निराशा हुई। उसके सालों साल का शोध, जादुई संकेत, अजनबी शब्द और प्रयोगशाला के साजो सामान का उस पर कोई असर ही नहीं पड़ा था। उसे लगा कि उसकी आत्मा इतनी पिछड़ी अवस्था में है कि वह कुछ भी समझने के लायक ही नहीं है। उसने किताबें वापस ले ली और झोलों में रख दीं। तुम बस कारवां ही देखते रहो, उसने लड़के से कहा। मुझे भी उसने कुछ नहीं सिखाया। लड़का रेगिस्तान में फैली शांति और जानवरों के खुरों से उड़ती रेत को देखता हुआ सोचता रहा। हर आदमी का सीखने का अपना ही तरीका होता है, लड़के ने स्वयं से कहा। उसका तरीका मेरे जैसा नहीं है।
न मेरा उसके जैसा। मगर हम दोनों को अपनी अपनी नियति की तलाश है। यही बात है जो मेरे मन में उसके लिए इज्जत पैदा करती है। अब कारवां रात और दिन सफ़र करने लगा। काले लबादे वाले बदू बार बार दिखाई देने लगे। उन चालक जो कि अब लड़के का मित्र बन चुका था, का कहना था कि कबीलों की लड़ाइयाँ शुरू हो गई है। हम बड़े भाग्यशाली होंगे अगर हमारा कारवां नखलिस्तान तक सही सलामत पहुंच सका तो। जानवर भी थककर चूर हो गए थे। आदमी एक दूसरे से कम बात करने लगे थे। रात का सन्नाटा भयावह हो चला था। अब अगर कोई ऊंट हिनहिनाता, जो कि पहले केवल ऊंट का हिनहिनाना ही होता था, तो सबके मन में इस बात का डर पैदा कर जाता कि कहीं यह आक्रमण का संकेत तो नहीं है। ऊंट चालक को लड़ाई से जैसे कोई मतलब ही नहीं था। एक रात जब न आकाश में चांद था और न अलाव में जलती आग की रोशनी, तो उसने लड़के से कहा, मैं जिंदा हूँ। खजूर खाते हुए उसने आगे कहा, जब मैं कुछ खा रहा होता हूँ तो बस मैं केवल उसी के बारे में सोचता हूँ। जब मैं चल रहा होता हूँ तो केवल चलने पर ध्यान देता हूँ। अगर मुझे लड़ना ही पड़ा तो वह दिन भी मेरे लिए उतना ही अच्छा दिन होगा जितना कि कोई और दिन। मैं न अपने अतीत में जीता हूँ न भविष्य में। मैं तो बस अपने वर्तमान से मतलब रखता हूँ। अगर तुम अपने वर्तमान में मन लगाकर जी सको तो तुम हमेशा सुखी रहोगे। तुम्हें रेगिस्तान में भी जिंदगी दिखाई देगी। आसमान में घिलमिलाते तारे नजर आएंगे। और कबीले आपस में क्यों लड़ते हैं यह भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि हैं तो वे भी इसी इंसानी बिरादरी का हिस्सा। जिंदगी तुम्हारे लिए जश्न की तरह हो जाएगी, नानिंद एक बड़े त्योहार की, क्योंकि जीवन क्या है? वह लम्हा, वह क्षण जो हम अभी जी रहे। 2 रात बाद जब वह लड़का सोने की तैयारी कर रहा था तो उसने आसमान में जगमगाते सितारों को देखा। उसे लगा कि क्षितिज और रातों के मुकाबले कुछ नजदीक आ गया है, चूंकि सितारों को वह अब रेगिस्तान में फैला हुआ देख सकता था। यह नखलिस्तान है, ऊंट चालक ने कहा। तो हम अभी वहां क्यों नहीं चले जाते? लड़के ने पूछा। क्योंकि अभी हमें सोना है। सूर्योदय के साथ लड़के की नींद खुल गई। उसके सामने, जहां पिछली रात सितारे बिखरे पड़े थे, अब खजूर के वृक्षों की अनथीन कतारें थीं जो पूरे रेगिस्तान में फैली थीं। अंग्रेज भी उस दिन जल्दी उठ गया था। खुश होते हुए वह भी बोला, हम नखलिस्तान पहुंच गए। लेकिन लड़का खामोश था। वह रेगिस्तान की खामोशी में खो गया था और पेड़ों की कतार को देखकर ही संतुष्ट था। उसे पिरामिडों तक पहुंचने के लिए अभी भी लंबा रास्ता तय करना था और तब वहां पहुंचकर आज की यह सुबह एक यादगार बनकर रह जाएगी। मगर यह तो वर्तमान के क्षण थे। ऊंट चालक के शब्दों में जश्न के क्षण, वह इन्हें उसी तरह जीना चाहता था जैसा कि वह जीता आया है, अपने अतीत और भविष्य के सपनों को लेकर। हो सकता है कि खजूर वृक्षों की ये कतारें भविष्य में विगत की यादगार मात्र रह जाएं, पर अभी तो इनके पास छाया है, पानी है और कबीलों की लड़ाई से बचने के लिए शरण। कल ऊंट की हिनहिनाहट डर का संकेत दे रही थी और आज खजूर के पेड़ों की ये कतारें किसी चमत्कार की सूचना दे रही है। दुनिया तरह तरह से बोलती है, लड़के ने सोचा। समय बड़ी जल्दी बीत जाता है, उसी तरह कारवां भी। नखलिस्तान में सैकड़ों लोगों और जानवरों के कारवां को पहुंचते देख कीमियागर ने सोचा। नए लोगों के आगमन पर लोगों में शोर मच गया। धूल से रेगिस्तान का सूरज ढक गया। नखलिस्तान के बच्चे अजनबी लोगों के आने पर उत्साह से भर गए। कीमियागर ने देखा, कबीले का सरदार कारवां के मुखिया का स्वागत करके उससे लंबी बातचीत में व्यस्त हो गया है। मगर इस सब का कीमियागर के लिए कोई महत्व नहीं था। उसने बहुत से लोगों को आते जाते देखा था, मगर रेगिस्तान वैसे का वैसा था, वहीं का वहीं, जहां वो पहले था। उसने बादशाहों और भिखारियों को रेगिस्तान पार करते हुए देखा था। रेत के टीले हर बार हवा के झोंकों से अपना स्थान और आकार बदलते रहते थे, मगर रेत वही रहती थी जो वह बचपन से देखता आया है। उसे लोगों के चेहरों पर खुशी देखकर बड़ा अच्छा लगता था, खासकर उस वक्त जब कारवां के मुसाफिर पीली रेत और नीले आकाश को हफ्तों देखते देखते एकाएक खजूर के पेड़ों की हरी कतारें देखते। उसने सोचा, ईश्वर ने यह रेगिस्तान शायद इसीलिए बनाया है कि आदमी खजूर के हरे पेड़ों को देखकर खुश हो सके। कीमियागर ने अपना ध्यान व्यावहारिक बातों पर केंद्रित किया।
उसे मालूम पड़ गया था कि उस कारवां में एक आदमी ऐसा भी है जिसको उसे कीमियागरी के रहस्य सिखाने थे। शकुन संकेतों से उसे इस बात का पता लग गया था। वह उस आदमी को नहीं जानता था, मगर उसकी तजुर्बेकार आंखें उस आदमी को देखते ही तुरंत पहचान जाएंगी। उसे उम्मीद थी कि वह आदमी उसके पिछले शिष्य की तरह तेजस्वी और होशियार होगा। पता नहीं क्यों यह सब व्यक्तिगत तौर पर मौखिक प्रणाली द्वारा ही क्यों एक दूसरे को सिखाया जाता है। उसने सोचा, ऐसा तो नहीं है कि यह बहुत रहस्यमय है। ईश्वर ने तो अपने सारे रहस्य सभी प्राणियों पर बड़े सहज रूप से प्रकट कर दिए हैं। अपने प्रश्न का उसके पास एक ही जवाब था, इस ज्ञान को इसी तरह इसलिए देना पड़ता है क्योंकि यह जीवन शोध की पवित्रतम स्थिति से बना है और इस तरह के जीवन को शब्दों या चित्रों से नहीं बताया जा सकता। लोग शब्दों और चित्रों में इस कदर खो जाते हैं कि वह सार्वभौमिक भाषा को भुला देते हैं। लड़के को उस पर यकीन नहीं हुआ जो वह देख रहा था। नखलिस्तान। भूगोल की किताब में जो उसने देखा था उसमें तो नखलिस्तान बस कुछ खजूर के पेड़ों से घिरा हुआ पानी का एक कुआं भर था, पर यह तो वास्तव में स्पेन के कई शहरों से भी बड़ा था। 300 कुएं और 50,000 खजूर के पेड़ों के बीच अनगिनत रंग बिरंगे तंबू लगे हुए थे। यह तो 1001 रातें वाली अलिफ लैला की कहानी जैसा लग रहा है, अंग्रेज ने कहा, जो कीमियागर से मिलने के लिए उतावला था। आते हुए जानवरों और लोगों को ताज्जुब से देखते हुए बच्चों ने उन्हें घेर लिया था। नखलिस्तान के पुरुष जानना चाहते थे कि उन्होंने कोई लड़ाई देखी या नहीं। औरतों में भी व्यापारियों द्वारा लाए गए कीमती पत्थरों और कपड़ों को देखने के लिए आपस में होड़ थी। रेगिस्तान की खामोशी दिवास्वप्न बनकर रह गई थी। कारवां के सभी यात्री बिना रुके बोले जा रहे थे, हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे, मानो वे अभी अभी रूहानी दुनिया से आए हों और एक बार फिर दुनियावी लोगों से मिल रहे हों। वे बड़े सहज और खुश थे। रेगिस्तान में वे सारी जरूरी एहतियात बरत रहे थे। उन चालक ने लड़के को बताया था कि नखलिस्तान हमेशा से तटस्थ क्षेत्र माने जाते रहे हैं, वहां रहने वालों में बहुतायत स्त्रियों और बच्चों की होती है। पूरे रेगिस्तान में नखलिस्तान भरे पड़े हैं, लेकिन कबीले वाले हमेशा रेगिस्तान में ही लड़ाई करते हैं, शरण लेने के लिए नखलिस्तानों को छोड़ देते हैं। कुछ परेशानी के बाद कारवां का सरदार सब लोगों को एक जगह पर एकत्र कर पाया और हिदायत देते हुए बोला, हम लोग यहाँ तब तक ठहरेंगे जब तक कबीलों की आपसी लड़ाई खत्म नहीं हो जाती। चूंकि हम यहाँ आगंतुक हैं, इसलिए यहाँ के निवासियों की रिहायशी जगहों में साथ साथ ही रहना होगा। हमारे मेज़बानों की हर कोशिश होगी कि रहने के लिए अच्छे से अच्छा स्थान मिले। मेहमान नवाजी का यही दस्तूर है। फिर उसने हरेक व्यक्ति से अपने पहरेदारों समेत कहा कि वे अपने हथियार उन लोगों के हवाले कर दें जिन्हें कबीले के सरदार ने नियुक्त किया है। लड़ाई के यही नियम है, सरदार ने खुलासा करते हुए कहा। नखलिस्तान में फौज या फौजियों को शरण देना मना है। लड़के को आश्चर्य हुआ जब अंग्रेज ने अपने झोले से एक रिवाल्वर निकालकर हथियार एकत्र करने वाले के सुपुर्द किया। रिवाल्वर? क्यों? लड़के ने पूछा। इससे मुझे लोगों पर विश्वास करने में मदद मिलती है, अंग्रेज ने जवाब दिया। इस बीच लड़का अपने खजाने के बारे में सोचने लगा। ज्यों-ज्यों वह अपने सपने के करीब आता जा रहा था, चीजें मुश्किल होती जा रही थीं। उसे लगा कि बूढ़े बादशाह द्वारा बताई शुरुआती तकदीर ने काम करना बंद कर दिया था। अपने सपने को साकार करने की तलाश में उसे बराबर अपनी लगन और हिम्मत का इम्तिहान देना पड़ रहा था, इसीलिए न वह उतावली से पेश आ सकता था और न बेसब्री से। अगर वह अपनी अंतःप्रेरणा का कहा मानने लगा तो वह अपने रास्ते में ईश्वरीय लक्षण और शकुन देख पाने में असमर्थ होगा। ईश्वर ने अब तक उन्हें मेरे रास्ते में बिछाया है। उसे अपनी सोच पर आश्चर्य हुआ। अब तक वह शकुनों को केवल इस दुनिया की कोई वस्तु मानता था, जैसे कि खाना और सोना या फिर प्रेम करना, किसी नौकरी पर जाना। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वे शकुन ईश्वर की भाषा है जिसके जरिए वह बताना चाहता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। इतने बेसब्र मत बनो, उसने खुद से कहा। वैसे ही जैसे उन चालक ने कहा था, खाओ जब खाने का वक्त हो और आगे बढ़ो जब आगे बढ़ने का वक्त हो। उस दिन सब थककर पड़ते ही सो गए, अंग्रेज भी। लड़के को ऐसी जगह ठहराया गया जो उसके दोस्त से बहुत दूर थी। उसके तंबू में उसी के हम उम्र 5 और नवयुवक ठहरे हुए थे।
वे सब रेगिस्तान के रहने वाले थे और उस लड़के से बड़े शहरों की बातें सुनना चाहते थे। लड़के ने उन्हें अपने गढ़िए जीवन की कथा सुनाई और क्रिस्टल की दुकान पर हुए अपने अनुभव सुनाने जा ही रहा था कि वह अंग्रेज तंबू में आ गया। मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, उसने कहा और लड़के का हाथ पकड़कर तंबू से बाहर आ गया। मैं चाहता हूँ तुम कीमियागर को ढूंढने में मेरी मदद करो। पहले तो उन दोनों ने मिलकर खुद ही कीमियागर को ढूंढ निकालने की कोशिश की। कीमियागर इस नखलस्तान में रहने वालों की तरह थोड़े ही रहता होगा। जरूर उसके तंबू में भट्टी लगातार जलती रहती होगी। उन्होंने हर जगह उसकी तलाश की मगर नखलस्तान उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसमें सैकड़ों तंबू थे। हमने पूरा दिन यूं ही बेकार गवा दिया, अंग्रेज ने एक कुएं के पास बैठते हुए लड़के से कहा। चलो किसी से पूछ लेते हैं, लड़के ने सलाह देते हुए कहा। अंग्रेज नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले कि वह यहाँ क्यों आया है, इसीलिए वह कुछ तय नहीं कर पाया। लेकिन फिर इस बात पर राजी हो गया कि वह लड़का जो उसके मुकाबले बेहतर अरबी जुबान जानता था, वह ही उसका पता मालूम करे। लड़के ने कुएं पर मशक भरने आई एक महिला के पास जाकर सलाम करते हुए कहा, यहाँ नखलस्तान में कोई कीमियागर रहता है? महिला ने कहा कि उसने तो कभी ऐसे किसी शख्स के बारे में नहीं सुना और जल्दी से वापस चली गई। जाते जाते वह लड़के को समझा गई कि बेहतर होगा वह काला बुर्का पहने किसी औरत से बात करने की कोशिश न करे क्योंकि वे शादीशुदा होती है। उसे यहाँ के रिवाजों का ख्याल रखना चाहिए। अंग्रेज को बड़ी निराशा हुई। उसे लगा उसकी इतनी लंबी यात्रा व्यर्थ गई। लड़के को भी दुख हुआ। उसका दोस्त भी तो अपनी नियति को खोजने निकला था, और जब कोई ऐसा कर रहा होता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद करता है, यही तो कहा था उस बूढ़े बादशाह ने। वह गलत नहीं हो सकता। मैंने कभी किसी कीमियागर के बारे में सुना ही नहीं था, लड़के ने कहा। हो सकता है यहाँ भी किसी ने न सुना हो। अंग्रेज की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल ठीक। हो सकता है यहाँ भी किसी ने कीमियागर के बारे में कभी सुना ही न हो। अच्छा, अब इस तरह मालूम करो कि यहाँ लोगों की बीमारियों का इलाज करने वाला कोई है। अंग्रेज के जोर देने पर भी लड़के ने किसी भी ऐसी औरत से बात नहीं की जो काला बुर्का पहनकर कुएं से पानी भरने आई थी। तभी वहां एक आदमी आया। लड़के ने उससे पूछा, क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो बीमार लोगों का इलाज करता हो? हमारी बीमारियां तो अल्लाह ही दूर करता है, इन अजनबियों से आशंकित उस व्यक्ति ने जवाब दिया। क्या आप लोग भूत प्रेतों के डॉक्टर या ओझा की तलाश में तो नहीं है? यह कहने के बाद उसने कुरान की कुछ आयतें पढ़ी और वहां से चलता बना। थोड़ी देर में एक और आदमी आया। वह उम्र में बड़ा था और उसके हाथ में एक छोटी बाल्टी थी। लड़के ने अपना सवाल दोहराया। आप लोग क्यों इस तरह के आदमी को ढूंढ रहे हैं? उस अरब ने पूछा। क्योंकि मेरा दोस्त उससे मिलने की खातिर इतनी दूर चलकर आया है, लड़के ने जवाब दिया। अगर ऐसा कोई आदमी इस नखलस्तान में रहता है तो वह बहुत ही ताकतवर होगा। फिर कुछ पल सोचकर उस अधेड़ आदमी ने कहा, यहाँ कबीले के मुखिया भी उससे नहीं मिल सकते जब तक कि वह खुद न चाहे। सुनो, लड़ाई खत्म होने का इंतजार करो, फिर कारवां के साथ आगे बढ़ जाओ। इस नखलस्तान के जीवन में घुसने या दखल देने की कोशिश मत करो। यह कहकर वह भी चला गया। मगर अंग्रेज बहुत खुश था। वे सही रास्ते पर थे। अंत में एक नवयुवती वहां पर आई जो काले कपड़ों में नहीं थी। उसके कंधे पर एक बर्तन था। उसका सिर तो ढका हुआ था, मगर चेहरा खुला हुआ था। लड़के ने उसके पास जाकर कीमियागर का पता पूछना चाहा। उस क्षण उसे लगा कि वक्त ठहर गया है और उसकी अंतरात्मा उससे कुछ कह रही है। उसने जब उस नवयुवती की काली आंखों में झांक कर देखा, उसके होंठ देखे जो मुस्कुराहट और खामोशी के बीच ठहरे हुए से थे, तब उसे दुनिया की वह भाषा फौरन समझ में आ गई जो सभी बोलते हैं, समझते हैं अपने दिल से। वह प्यार था, मानवता से भी पुराना, रेगिस्तान से भी पुराना। जब भी दो आंखें मिलती हैं, ऐसा ही होता है जैसा कि इस कुएं पर हुआ। वह मुस्कुरा दी। यह निश्चय ही एक शुभ शकुन था जिसका वह बिना जाने ही सारी जिंदगी इंतजार करता आया था, जिसे वह ढूंढ रहा था अपनी भेड़ों में, किताबों में, क्रिस्टलों में और रेगिस्तान की खामोशी में।
वह दुनिया की शुद्धतम भाषा थी। उसका मतलब समझाने की कोई जरूरत नहीं होती, ठीक उसी तरह जैसे अंतहीन समय में परिक्रमा करती पृथ्वी को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं होती। लड़के को उस क्षण लगा कि वह अपने जीवन की एकमात्र और अद्वितीय स्त्री के सामने है, और यह कि बिना शब्दों की जरूरत के उस स्त्री को भी यही लगा था। दुनिया की किसी चीज पर यकीन से ज्यादा उसे इस एहसास पर यकीन था। उसके माता पिता, दादा दादी ने उसे बताया था कि प्रेम तो जरूर करना चाहिए, लेकिन वचन देने से पहले दूसरे को समझ लेना बहुत जरूरी है। जो ऐसा सोचते हैं, उन्होंने कभी सार्वभौम भाषा नहीं सीखी। जो इस भाषा को जानते हैं, उन्हें मालूम है कि इस दुनिया में कोई है जो उसका इंतजार कर रहा है। वह फिर चाहे रेगिस्तान के बीचों बीच हो या किसी बड़े शहर में। जब कभी दो ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, उनकी नजरें मिलती है, तो अतीत और भविष्य बेमानी हो जाता है। तब रह जाता है केवल वह क्षण और इत्मीनान, एक इतना गहरा यकीन कि दुनिया में जो कुछ भी है, सब कुछ उसी एक के हाथों पहले से लिखा हुआ है। वही हाथ प्यार पैदा करता है और दुनिया में हरेक के लिए जुड़वा आत्मा। ऐसे प्यार के बिना किसी के सपनों का कोई अर्थ नहीं है। मकतूब लड़के ने सोचा। अंग्रेज ने लड़के को झकझोरते हुए कहा, कहाँ खो गए? पूछो न। लड़का उस नवयुवती के थोड़ा और पास आ गया, और जब वह मुस्कुराई तो वह भी मुस्कुरा दिया। क्या नाम है तुम्हारा? लड़के ने पूछा। फातिमा, लड़की ने नजरें झुकाकर कहा। मेरे देश में भी कुछ स्त्रियों का यही नाम है। फातिमा पैगंबर की बेटी थी। हमलावरों ने इस नाम को सब देशों में फैला दिया। खूबसूरत लड़की ने हमलावरों शब्द पर थोड़ा अभिमान जताया। अंग्रेज ने उसे फिर याद दिलाया और लड़के ने लोगों की बीमारी का इलाज करने वाले का पता पूछा। वही जो दुनिया के सारे रहस्य जानता है, उसने कहा, जो रेगिस्तान के जिन्नात से बातें करता है। जिन्नों में अच्छी और बुरी दोनों तरह की आत्माएं बसती है। और लड़की ने दक्षिण की ओर इशारा करते हुए उस अजीब आदमी का ठिकाना बताया। फिर उसने अपने बर्तन में पानी भरा और हाथ से चली गई। और अंग्रेज भी वहां से गायब हो गया, कीमियागर को तलाशने के लिए। लड़का कुएं की मुंडेर पर देर तक बैठा रहा और याद करने लगा वह दिन, जब तरीफा में भूमध्य सागरीय हवा का एक झोंका इसी नवयुवती की खुशबू लेकर आया था। और उसने उसे तब भी प्यार किया था, जब उसे यह मालूम भी नहीं था कि दुनिया में ऐसी किसी औरत का अस्तित्व भी है। उसे पक्का यकीन हो गया कि उसका यह प्यार ही उसे दुनिया का हर खजाना ढूंढ लेने में मदद करेगा। अगले रोज लड़का फिर कुएं पर गया, इस उम्मीद में कि शायद फिर से उस लड़की का दीदार हो जाए। आश्चर्य की बात यह थी, वह अंग्रेज वहां मौजूद था और रेगिस्तान को एकटक देखे जा रहा था। मैं पूरी दोपहर और शाम कीमियागर से मिलने का इंतजार करता रहा, उसने कहा। शाम के पहले तारे के साथ वह बाहर आया। मैंने बताया कि मुझे किस चीज की तलाश है, और तब उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने कभी शीशे को सोने में बदला है। मैंने कहा, वही सीखने के लिए तो मैं यहाँ आया। तो उसने मुझसे कहा, मुझे वैसा करने की कोशिश करनी चाहिए, बस। फिर बोला, जाओ और कोशिश करो। लड़का चुप रहा। बेचारा अंग्रेज क्या इतनी दूर का सफर तय करके यही सुनने आया था कि जाओ फिर कोशिश करो, जबकि वह ऐसी कोशिशें कई बार कर चुका है। ठीक है, तो फिर से कोशिश करो, उसने अंग्रेज से कहा। वही करूंगा, मैं जा रहा हूं शुरू करने। अंग्रेज चला गया तो फातिमा कुएं पर आई। वह पानी भरने लगी तो लड़के ने उससे कहा, मैं तुमसे एक ही बात कहने आया हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, क्या तुम मेरी बीवी बनना मंजूर करोगी? लड़की के हाथ से बर्तन छूट गया और पानी बिखर गया। मैं हर रोज तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगा। मैंने पूरा रेगिस्तान पार किया, उस खजाने की तलाश में जो कहीं पिरामिडों के पास है, और मेरे लिए कबीलों की लड़ाई मानो अभिशाप बन गई थी, मगर अब लगता है कि नहीं, लड़ाई तो मेरे लिए वरदान थी, नहीं तो मैं तुमसे कैसे मिलता? लड़ाई किसी दिन खत्म हो जाएगी, लड़की ने कहा। लड़के ने चारों ओर खड़े खजूर के पेड़ों की तरफ देखा और खुद को याद दिलाया कि वह गडरिया था और फिर से गडरिया बन सकता है। फातिमा उसके लिए किसी भी खजाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कबीले वाले हमेशा खजाने की तलाश में रहते हैं, लड़की ने कहा, जैसे कि उसने अनुमान लगा लिया हो कि उस वक्त वह क्या सोच रहा था। और रेगिस्तान में रहने वाली औरतें अपनी कबीले के आदमियों पर गर्व करती है।
उसने पानी भरा और वहां से चली गई। लड़का हर रोज फातिमा से मिलने कुएं पर जाता था। उसने लड़की से अपने गडरिया जीवन के बारे में बताया, बूढ़े बादशाह के बारे में और क्रिस्टल की दुकान के बारे में भी बताया। उन दोनों में दोस्ती हो गई। उन 15 मिनटों को छोड़कर जो वह फातिमा के साथ बिताता था, उसे लगता कि पूरा दिन इतना लंबा हो गया है कि काटे नहीं कटता। नखलिस्तान में रहते हुए लगभग 1 महीना बीत गया था। एक दिन कारवां के सरदार ने सब यात्रियों को बुलाकर एक सभा की। उसने कहा, लड़ाई कब तक चलेगी, कुछ पता नहीं। इसी वजह से हम अपना सफर शुरू नहीं कर सकते। हो सकता है लड़ाई लंबी चले, शायद कई सालों तक। दोनों ही तरफ बहादुर योद्धा है और यह लड़ाई दोनों ही फौजों के लिए महत्वपूर्ण है। यह लड़ाई बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए नहीं है। यह लड़ाई तो यह आजमाने के लिए है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। जब लड़ाई इस मकसद के लिए होती है तो बहुत देर तक चलती है, क्योंकि तब अल्लाह उन दोनों के साथ होता है। लोग अपने अपने ठिकानों पर वापस चले गए। लड़का दोपहर के समय फातिमा से मिलने गया। उसने सुबह की सभा की बातें उसे बताई। जिस दिन हमारी मुलाकात हुई थी उसके अगले दिन ही तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे प्यार करते हो। फातिमा अपनी बात कह रही थी। उस दिन तुमने मुझे उस सर्वव्यापी भाषा और विश्वात्मा के बारे में कुछ सिखाया था। लगता है उसी के कारण मैं तुम्हारा एक हिस्सा बन गई हूँ। लड़के ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसे लगा कि वह खजूर के पत्तों से लहराकर आती हवा की आवाज़ से कहीं ज्यादा सुरीली और मधुर है। मैं यहाँ इस नखलिस्तान में न जाने कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं अपना अतीत भूल गई हूँ, मुझे अपनी परंपराएं भी याद नहीं और मैं वो तौर तरीके भी भुला चुकी हूँ जिनके तहत रेगिस्तान के पुरुष यहाँ की औरतों को बर्ताव करते देखना चाहते हैं। मैं जब बहुत छोटी थी तब से सपने देखा करती थी कि रेगिस्तान मेरे लिए एक बहुत ही नायाब तोहफा लेकर आएगा और वह तोहफा अब मुझे मिल चुका है। जानते हो क्या है वह तोहफा? तुम। लड़के का मन हुआ फातिमा के हाथ अपने हाथों में ले, मगर फातिमा के हाथ तो पानी का बर्तन संभाले थे। तुमने मुझे अपने सपनों के बारे में बताया, उस बूढ़े बादशाह और खजाने के बारे में बताया, और तुमने मुझे संकेतों और शकुनों के बारे में भी बताया। अब मुझे किसी बात का डर नहीं है, चूंकि उन्हीं संकेतों के सहारे तुम यहाँ मेरे पास आए हो। और मैं अब तुम्हारे सपनों की भागीदार हूँ, जिसे तुम नियति कहते हो। इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ो। अगर तुम्हें लड़ाई खत्म होने तक इंतजार करना है तो वह भी करो। अगर तुम उससे पहले ही जाना चाहते हो तो अपने सपने को साकार करने के लिए अवश्य घले जाओ। रेत के टीले तो हवा से इधर-उधर बदलते रहते हैं, मगर रेगिस्तान कभी नहीं बदलता। हमारा प्यार भी कभी नहीं बदलेगा। मकतूब, लड़की ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अगर मैं सचमुच तुम्हारे सपनों का एक हिस्सा हूं तो तुम एक दिन जरूर वापस आओगे। उस दिन फातिमा से अलग होते हुए लड़के का मन बहुत दुखी था। उसे अपनी जान पहचान के सभी विवाहित गडरियों का ध्यान आया। कितना मुश्किल होता था उनके लिए अपनी पत्नियों को समझाना कि दूर चरागाहों में जाना उनकी मजबूरी है, मगर प्यार उन्हें रोकता था कि वे उनके साथ रहें जिनसे वे प्यार करते हैं। अपनी अगली मुलाकात में उसने फातिमा से वह सब कह डाला तो फातिमा ने कहा, रेगिस्तान हमारे आदमियों को हमसे दूर ले जाता है। कभी कभी वे लौटकर आते भी नहीं। हमें आदत है और मालूम भी है कि जो लौटकर नहीं आते वे बादल बन जाते हैं, पशुओं का हिस्सा बन जाते हैं जो बिहड़ों में छुप जाते हैं, या उस पानी में समा जाते हैं जो जमीन से निकलता है। इस तरह वो हमारी हर चीज का एक हिस्सा बनकर हम में शामिल हो जाते हैं, यानी विश्व की आत्मा में। कुछ लोग वापस भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर बाकी औरतें भी खुश हो जाती है, इस आशा से कि एक दिन उनके भी आदमी लौट आएंगे। मैं ऐसी औरतों को देखती थी तो उनकी खुशी से मुझे ईर्ष्या होने लगती थी। अब मैं भी उन्हीं औरतों में से एक हूँगी जो किसी का इंतजार कर रही होगी। मैं रेगिस्तान की औरत हूँ और मुझे गर्व है इस बात का। मैं चाहती हूँ मेरा पति भी वैसे ही स्वच्छंद होकर विचरे जैसे कि वह हवा जो रेत के टीलों को नित नया रूप देती है। और अगर मुझे करना भी पड़ा तो मैं यह स्वीकार कर लूंगी कि मेरा पति बादलों में समा गया है, पशुओं में और इसके पानी में, बादलों में। लड़का अंग्रेज की खोज में निकल पड़ा।
वह उसे फातिमा के बारे में बताना चाहता था। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अंग्रेज ने अपने तंबू के सामने एक भट्टी बना ली है। वह बड़ी अजीब सी भट्टी थी जिसमें लकड़ियां जल रही थी और उसके ऊपर शीशे की एक पारदर्शी बोतल रखी थी जिसमें कुछ उबल रहा था। अंग्रेज की आंखों की चमक बदल गई थी। अब वह चमक किताब पढ़ने के समय के मुकाबले ज्यादा चमकदार थी। यह मेरे काम का पहला चरण है, अंग्रेज ने कहा। मुझे गंधक को अलग अलग करना है और ऐसा करने के लिए जरूरी है कि मेरे मन में कोई भय न हो। नाकामयाबी के डर से ही मैंने पहले यह काम नहीं किया। अब शुरू कर रहा हूं जो मुझे 10 साल पहले करना चाहिए था। चलो, फिर भी खुशी है कि मुझे इसके लिए और 20 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ा। अंग्रेज ने भट्टी में कुछ और लकड़ियां डाली और लड़का भी वहीं रुका रहा जब तक डूबते सूरज की किरणों से रेगिस्तान भी गुलाबी नहीं हो गया। उसका मन हुआ रेगिस्तान में बहुत दूर तक जाने का, यह जानने के लिए कि रेगिस्तान की खामोशी के पास उसके सवालों का जवाब है या नहीं।